आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण एवं रोचक प्रश्नों का उत्तर जो 8वां क्लास के जैक बोर्ड परीक्षा में भी अभी पूछा गया है सामाजिक विज्ञान के विषय से। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो बहुत ही आसान सवाल है, ये झांसी की रानी थी। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा है, 1857 की क्रांति का दूसरा नाम क्या था? तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति का दूसरा नाम था। तीसरा प्रश्न है आपका, सामान्यतः इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो सामान्यतः इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास भी कहते हैं, भारत के इतिहास को लेते हैं और विश्व के इतिहास को भी। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अगर भारत के इतिहास को देखेंगे तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इस तरह से 3 भागों में बांटते हैं। उसके बाद है, प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो अगर भारत की बात करें तो प्रथम सूती मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित किया गया था, लेकिन वो असफल रहा था। अगर पहला सफल सूती मिल की बात की जाए तो 1854 ईस्वी में कावस जी डावर के द्वारा मुंबई में जो स्थापित किया गया था सूती मिल, वह सफल था और इस तरह से प्रथम सफल मिल 1854 वाला हो गया। और अगर प्रथम सूती मिल की बात करें, सफल या असफल की बात नहीं करें, तो वो 1818 का कलकत्ता का हो जाएगा। पांचवा है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। यह बहुत विद्वान आदमी था, इतिहासकार भी था, राजनीतिज्ञ भी था, दार्शनिक भी था और मनोवैज्ञानिक भी था। उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? देखिए, खनिज की बात की जा रही है, अगर खाद्य पदार्थ को भी जोड़ दिया जाए तो इसमें एक अन्य पदार्थ को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं, जिसको अभी हम बतलाने जा रहे हैं। काला सोना अगर खनिज की बात करें तो कच्चा तेल और कोयला को काला सोना कहते हैं, लेकिन अगर खाद्य पदार्थ को भी शामिल किया जाए तो अफीम को भी काला सोना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर खनिज को पूछा जा रहा है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो कच्चा तेल और कोयला को काला खनिज कहते हैं। सातवां है, आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार हैं? उनका नाम लिखने के लिए, आर्थिक क्रिया 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि को शामिल करते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग को शामिल करते हैं और तृतीय क्रियाकलाप में सेवा, विभिन्न प्रकार के सेवा जो है, जैसे परिवहन, संचार, सर्विस, ये नौकरी, ये सभी जो है आपको सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो प्रकृति द्वारा दिया हुआ या प्रकृति प्रदत्त वे सभी पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जिनके उपयोग की तकनीकी विकसित है और जो मानव जीवन के लिए उपयोगी बन चुके हैं, वे सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन होगा? चीन है। चीन के बाद दूसरा स्थान पर भारत है, तो चीन होगा इसका उत्तर। कृषि के प्रकार क्या क्या है? अगला क्वेश्चन, कृषि के प्रकार क्या क्या है? तो कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला जो कृषि जो आरंभ हुआ था वो आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि, जिसमें स्थानांतरित कृषि भी आता है, भारत में उसको झूम कृषि कहते हैं। इसके बाद फिर निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, जिसमें चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, गेहूं प्रधान गहन निर्वाह कृषि। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि, फिर है डेयरी कृषि, बागवानी कृषि, मिश्रित कृषि, है ना, स्थानांतरित कृषि। ये सभी कृषि के प्रकार हैं, ये सभी कृषि के प्रकार हैं। उसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 106 है अभी वर्तमान समय में। और ये जो 106 राष्ट्रीय पार्क है, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44,378 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को ऑक्युपाई करते हैं, माने छेकते हैं, माने उतने क्षेत्रफल में ये फैले हुए हैं, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.35% है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कानूनन लड़कियों के विवाह की उम्र क्या है? तो कानूनन लड़कियों के विवाह की उम्र जो है अभी वर्तमान समय में वो 18 वर्ष है, लेकिन 2022 में इसको 18 वर्ष से बढ़ा कर करके 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है। मतलब मिनिमम लड़कियों के विवाह की जो आयु कानूनन रूप से होगी वह 21 वर्ष हो जाएगी, लेकिन अभी वर्तमान समय में यह 18 वर्ष है। उसके बाद अगला है कि मिश्रित कृषि से आपका क्या आशय है? तो मिश्रित कृषि वैसे कृषि को कहते हैं जिसमें फसलोत्पादन के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य किया जाता है। उसके बाद संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। तो संविधान में वर्णित जो मौलिक कर्तव्य हैं वो आपको पता है, पहले 10 था, लेकिन बाद में फिर संशोधन करके उसको 11 कर दिया गया है।
तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पहला है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा हो गया स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। तीसरा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भारतीत्व की भावना का निर्माण करें जो भाषा, धर्म, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसे अक्षुण्ण रखे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आदि आते हैं, उसकी रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखे। प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। तो इस तरह से 5 से अधिक भी मैंने बताया मौलिक कर्तव्य जो है। इसके अलावा और भी है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें ताकि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा से दूर रहे। और एक जो 11वां जो जोड़ा गया है वो है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। तो ये अभी आपने देखा 11वां मौलिक कर्तव्य, 5 पूछेगा तो उसका जवाब दे सकते हैं। और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है एक आपका सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास जो है, विकास की ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत हम लोग संसाधन का उपयोग इस प्रकार से मितव्यतापूर्ण ढंग से करते हैं, माने बचत करते हुए करते हैं, जिससे कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बच सके और साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण भी न हो। तो इसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। उसके बाद फिर है आपका बहुउद्देशीय परियोजना के क्या क्या लाभ हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना वैसा परियोजना होता है जिसके एक से अनेक उद्देश्य होते हैं, है ना, एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और इसके अनेक लाभ भी होते हैं, जैसे आप बता सकते हैं सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, कृषि विकास, वृक्षारोपण, पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके अलावा फिर बाढ़ नियंत्रण हो गया, बिजली उत्पादन करना। तो ये सभी जो है आपको बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ हैं। तो इस तरह से आपने देखा 15 अति महत्वपूर्ण और उपयोगी और रोचक प्रश्नों का उत्तर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।